साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। राज्य सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है, जबकि पीटीआई और जेयूआई की जानिब से बिल की मुखालफत की गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। अता तारर साहब की जानिब से वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब और कतर को कामयाब करार देते हुए कहा गया है कि कतर ने भी पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया गया है, जिसके तहत जो है मुश्तबा अफराद को 3 माह तक हिरासत में रखा जाएगा। देखिए, अभी तो अदालती जो मामलात हैं वो पेचीदा हैं। ये मुल्क का जो अरेंजमेंट है ये भी इसने भी कोई जड़ें अपनी नहीं मजबूत पकड़ी, और ज़ाहिर है कि उसमें अदालत आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले करती है क्या नहीं करती, मुख्तलिफ़ हवालों से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और कारकुन हैं उन्हें एक तरफ नज़र आता है कि जी वो मुकदमात बन रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई रिलीफ भी नज़र आती है मिलती हुई। जो इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग हैं वो भी परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो वो जो है ये, लेकिन इसमें असल मामला तो वही है कि सिक्योरिटी, जैसे आज सुबह भी वाक़या पेश आया अफसोसनाक, और ख़ारजा पॉलिसी पे जो मैंने काफ़ी दिन पहले कहा था कि मुल्क में जो हालात हैं उस पर असरअंदाज होने शुरू हो गए हैं, और बाकी इकॉनमी और ये सारे मामला अब किस तरह जाते हैं अगले चंद हफ्ते या महीने बड़े अहम है पाकिस्तान के लिए भी। और अगर कोई ये समझे कि अमेरिकन इलेक्शन का और उसके साथ साथ एक तो इलेक्शन है, यानी 3 दिन और कुछ 6-7 घंटे रह गए हैं, अब इतनी दूर रह गए इलेक्शन, तो इसमें अगर इसका दुनिया पे असर नहीं पड़ेगा अमेरिकी इलेक्शंस का, तो ये खाम ख्याली है तमाम दुनिया पे। और वो तो अपनी जगह, लेकिन जो बाकी वाक़यात हो रहे हैं वो अलग अपनी जगह चल रहे हैं, वो चलते ही रहेंगे। इससे कतई नज़र के वहाँ पे ट्रंप आते हैं या कैमला हैरिस आती हैं। तो इशू ये सारा कि अब इसमें जो है वो ये मामला ज़रा पेचीदा हैं, पेचीदा तर हो गए हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि वहाँ पर जो इस वक्त इंतखाबात हैं उसमें तो एक तो जो है ना वो गालम गलोच, बिल्कुल इल्ज़ामात, और बिल्कुल वो एक ऐसी सतह पे आए हुए हैं अमेरिकन इलेक्शंस जो बहुत ज़्यादा आपको वो मतलब अच्छे अल्फाज का उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा। पोल्स क्या हैं आज के? अभी ये BBC का अगर पोल हम 5th दिखाएं तो वही 48 और 47 पे जो है वो ये भी कुछ, ये अमेरिकी इलेक्शन भी कुछ 45-47 वाले चक्कर लग रहा है। उधर भी लगता है ऐसे, जो हमारे यहाँ फड्डा पड़ा हुआ है ना, उनके यहाँ भी 48, 47, 45 ऐसे ही चल रहा है उनके यहाँ भी। अब देखें ना ये क्या है, हुस्न इत्तेफाक है, ये क्या है। अब आप ये देखें कि जो 4th स्लाइड अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है ये गालिबन न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो ये जो है इधर भी 48, 47, 45 ऐसे ही है कुछ, 45, 47, 48, ये कुछ अजीब ये नंबर देख रहे हैं आप। तो कैमला हैरिस ज़्यादा हैं, आगे नज़र आ रही हैं। और अगर हम ये 6th स्लाइड देखें न्यूयॉर्क टाइम्स, तो इधर जो है ये 49 और 48, इधर भी कैमला जो है वो कैमला हैरिस तो थोड़ी सी ऊपर हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल आप समझें कि जो मुख्तलिफ़ रियासतों में और बहुत यानी बहुत क्लोज टाई जिसे कहते हैं ना, उस तरह से मामला चल रहे हैं इलेक्शंस में। लेकिन इन इलेक्शंस का पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप इसीलिए तो ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं ना कि ये उससे पहले मेरे ऑफिस में आने से पहले किसी ने जंगबंदी हो जाए और जंगबंदी हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए। इस तरह जंग ये ख़त्म होने वाली है नहीं, जिस तरह ट्रंप समझ रहे हैं या ट्रंप कह रहे हैं, इस तरह से ख़त्म होने वाली है नहीं जंग। ये जो जंगें छिड़ गई हैं और बढ़ रही हैं आगे की तरफ। देखिए, शुरू करें वहीं से पहला डॉट हमेशा हमारा जो है वो जहाँ खून बह रहा है, और वो गज़ा से शुरू होता है, और शदीद वहाँ पे आज दोबारा हमले हुए हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। और जो नजीब मकाती हैं जिन्होंने कल कहा था कि चंद घंटों में या चंद दिनों में उन्हें उम्मीद है कि
एक जंग बंदी का माहदा साइन हो जाएगा अमेरिकी इलेक्शन से पहले, जो कि बाइडेन चाह रहे हैं, और उसके इम्कानात आज मालूम हो गए, क्योंकि आज बड़े अरसे के बाद बैरूत, यानी अब मैं बात ये कर रहा हूँ, ना मैं शुमाली लेबनान की बात कर रहा हूँ ना जनूबी लेबनान की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर बैरूत शहर पे बड़े तवील अरसे के बाद आज दोबारा जो है वो हमले हुए हैं और बड़ी तादाद में। और उधर से हिजबुल्लाह ने भी जवाब दिए और लेबनान की आर्मी ने भी जवाब दिया है, और उसके नतीजे में हैफा और शुमाली इसराइल इधर गिरे हैं लोग, मिसाइल आके, और बहुत से लोग उसमें जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, इधर मुख्तलिफ क्लेम्स हैं। लेकिन बात ये वो सारी कि वो इसमें अब एक और जो सोच डेवलप हो रही है इसराइल में, और वो जो है वो सोच बड़ी वहाँ पर जो है वो ब्लैक फ्लैग्स एंड ये मैं 11 स्लाइड अगर दिखाऊं तो ये है कि शुड इसराइली सोल्जर्स रिव्यूज़ टू ओबे ऑर्डर्स गज़ा में, क्योंकि वो कहीं आगे जाके वो वॉर क्राइम्स के अंदर ना, उनके बहुत से लोग जो हैं, तो ये भी वहाँ पे एक आज ये मैं उनका दारिया पढ़ रहा था, 11 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो वहाँ ये डिस्कस हो रहा है कि क्या सारे ऑर्डर्स जो हैं ओबे करने चाहिए इसराइली फ़ौजियों को। तो ये जो है ये अब इसमें जो है ये मामला वहाँ पे ख़राब हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इमास होस्टन मौजूद हैं वहाँ पे, ब्रेट मैकर्ग मौजूद हैं, बाकी लोग सारे मौजूद हैं, लेकिन बात ये है कि इस तरह से नहीं होता मामला, मतलब है कि इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि वो कहें कि जी, मतलब पहले तो ये ख़बर चलाई राइटर्स ने कि जी अमेरिका ने कहा है कि यकतरफ़ा लेबनान जो है वो जंगबंदी कर दे, यानी लेबनान पहले कर दे और इसराइल को वो जारी रहे, और फिर तो उसके बाद बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया वहाँ से लेबनान के जो वज़ीर आज़म हैं नजीब मिकाती का, और उन्होंने कहा कि ऐसे ना तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात ये है कि फिर उन्होंने कहा जो इसराइली जहरीत में इजाफा हुआ है पिछले 24-48 घंटों में, तो वो गालिबन इसराइली पैगाम दे रहा है कि हमें जंगबंदी में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें नहीं है तो हमें भी नहीं है। उसके साथ ही जो दूसरा मामला है वो ये है कि जो एक इसराइली इंटेलिजेंस की अपनी एक रिपोर्ट्स गई हैं कि ईरान जो है वो इलेक्शंस के फ़ौरन बाद अटैक करेगा इसराइल पे, इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, पहले नहीं, इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, और तैयारी कर रहा है। और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं अमेरिका के जो ज़रा अबलाग हैं इसको तस्लीम नहीं कर रहे इसराइल के अंदर, और उनका कहना ये है, नेतन्याहू ने जो अपनी कैबिनेट का इजलास किया है उन्होंने कहा है कि ईरान के किसी भी हिस्से को हम भरपूर निशाना बनाएंगे अगर। अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं ये कह रही हैं कि जी ईरान जो है वो अटैक करेगा इराक से, इराक की सॉइल से अटैक होगा, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, और वो अटैक जो है वो इराक से होगा, वो अटैक जो है वो हुतीस करेंगे और बाकी करेंगे, ईरान से शायद बराह रास्त ना हो, और उसकी तैयारी जो है वो वहाँ पे हो रही है। ये इसराइली इंटेलिजेंस कह रही है, वो कह रहे हैं हम जवाब जो हैं वो ईरान को देंगे। तो ये अभी आप कहना चाहिए ना कि ये और ख़राबी की तरफ, और ख़राबी से ख़राबी की तरफ मामला जो है ये मगरबी एशिया के और उसके साथ ही अफ्रीका और ये सारा ख़ित्ता जो है ये टर्मोइल का शिकार है। लेकिन इसमें जो एक ये तो बात मैंने कल की थी, यहाँ पर हमने डिस्कस की थी कि ईरान और रशिया के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो मुआहदा है वो साइन होने जा रहा है, और इन्हीं दिनों में हो जाएगा, वो तैयार है, और किसी भी वक्त वो आपको खबर आएगी कि आज वो ईरान के सदर पहुँचे और वहाँ पे साइन हो गया। लेकिन उसके साथ जो है वो दूसरी इसमें जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अनयूजुअल गैर मामूली सफारतकारी का एक अंदाज़ है, और वो ये है कि एक तो कल जो है ना वो दो स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, और हम दोनों को अगर देखें, एक तो ये जॉइंट स्टेटमेंट है 14th, ये डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, शुमाली कोरिया को जो है वो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, ठीक है ना, DPRK, एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, एक जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, शुमाली कोरिया। तो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट है, और ये जॉइंट स्टेटमेंट है, ये जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं साउथ कोरिया के
और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उनका कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइन हुआ है, जो टेस्ट हुआ है, उसके ऊपर शदीद मजम्मत है और कहा गया है कि वायलेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस की, और अर्ज है उनसे कि शुमाली कोरिया से कि वो जो है वो अपनी प्रोवोकेशंस को रोकें, बंद करें बिल्कुल, और किसी किस्म दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये तो स्टेटमेंट है ना, लेकिन उसके साथ जो दूसरी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है वो 2+2 है, और वो है अगर 15 हम स्लाइड दिखा सकें, वो है सेक्रेटरी ब्लिंकन भी उसमें है, सेक्रेटरी स्टेट भी हैं, सेक्रेटरी डिफेंस भी हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये 4 शख्सियात ने एक साथ जो है ये प्रेस में ये आए हैं चारों, यानी जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा और जनूबी कोरिया के वज़ीर दिफा, और साथ ही अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा और अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा। तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और उसमें जो है उन्होंने ये जो बात की है और उसका जो स्टेटमेंट है उसमें 1-2 बातें इंपॉर्टेंट। पहली तो वो बात ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वो वही कह रहे हैं कि जी ये इन सोल्जर्स के पास जो हैं ये मौजूद हैं, और अगर ये आ गए तो ये एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स होंगे यूक्रेन के अंदर ये पहुँचे तो एक ये निशाना बनेंगे, ठीक है, ये इनके फौजी शुमाली कोरिया के। दूसरी बात जो है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 10,000 सोल्जर्स हैं, और उसमें से तकरीबन 8,000 जो हैं वो कर्स के इलाके में जो बैटल ग्राउंड है वहाँ पर वो आ गए हैं। लेकिन ये है कि ये अभी तक हमारे पास ऐसी कोई वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये यूक्रेनियन फोर्सेस से लड़ाई में अभी तक हुए हैं, लेकिन ये है कि ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आने वाले दिनों में हो सकता है। वी वुड एक्सपेक्ट दैट टू हैपन इन कमिंग डेज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग है ये, और उसमें जो है वो साथ कह रहे हैं कि साउथ कोरिया हमारा एक ज़बरदस्त पार्टनर है अमेरिका का, और ये है कि हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे है, और ये पावरफुल इंडिकेटर है। और यानी एक तरह से अमेरिका ने मैसेज दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ खड़ा है तो फिर अमेरिका अपने अलाई के साथ खड़ा है, यानी साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका को फौजें वगैरह भेजने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया में कोई 25,000 से ज़्यादा ऑलरेडी अमेरिकन ट्रूप्स हैं। मतलब साउथ कोरिया में बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स हैं, और अगर हम ये सिर्फ उनकी बेसिस देखें, मेजर बेसिस देखें, फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो कैंप कैसी पे है एक, मतलब उनके वेस्टर्न साइड पे हैं, फिर ईस्टर्न साइड पे कैंप रेड क्लाउड है, फिर उसके बाद ऑसन एयर बेस है, फिर उसके बाद कैंप कैरोल है, फिर कैंप वॉकर है, फिर कैंप हेनरी है। तो काफ़ी जो हैं उनकी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको मैं सिर्फ मेजर उनके बता रहा हूँ जो और अगर सेकंड स्लाइड देखें तो ये आपको क्लैरिटी के साथ ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो हैं ये तकरीबन 16 उनकी मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में उनकी जो अमेरिकन बेसिस हैं वो साउथ कोरिया में ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आप देखिए नॉर्थ कोरिया की पोजीशन नहीं देखें आप, यानी बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के आप बॉर्डर देखें अगर ऊपर, तो वहाँ पर भी बेसिस हैं, अमेरिकन ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, ये जो अमेरिकन यहाँ मौजूद हैं इसको एक सेपरेट यानी ये पैसिफिक कमांड के अंडर, वैसे तो पैसिफिक कमांड के अंडर आता है, लेकिन ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस, यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया के नाम से जो है ये जो है ये इनके पूरे जो दस्ते हैं ये उस नाम से हैं। और ये अगर हम उनकी, पता नहीं स्लाइड हमारे पास तो तैयार है या नहीं, लेकिन इनको जो है ना ये वहाँ पे बड़े, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा। थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया, ये कहते हैं फाइट टुनाइट, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया ये प्रॉपर इस नाम से ये फ़ौज है, और ये जो है ये फिर इंडो पैसिफिक कमांड के अंडर आती है। लेकिन एक प्रॉपर जो है ये कमांड मौजूद है 57 से, जो 53 में ख़त्म हो गई थी कोरियन वॉर, अमेरिकन रह गए थे वहाँ पे पीछे बेसिस पे, लेकिन जो प्रॉपर कमांड की फॉर्मेशन उनकी हुई वो 57 में प्रॉपर एक नाम दिया गया, और वहाँ बड़े सीनियर अहदेदार मौजूद हैं।
तो वहाँ पे ना वेपन्स का कोई इशू है ना बाकी कोई, जो ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन आएंगे, अमेरिकन मौजूद हैं वहाँ पे साउथ कोरिया में। और जो शुमाली कोरिया है, जहन में रखें कि उसको अमेरिका तस्लीम नहीं करता, कनाडा भी नहीं करता, उसको बरतानिया भी नहीं करता, उसको जापान भी नहीं करता तस्लीम, उसको बहुत से यूरोप के मुल्क नहीं करते, इटली, फ्रांस, ये मुल्क तस्लीम नहीं करते, लेकिन बहुत से मुल्क करते हैं। शुमाली कोरिया को बहुत से मुल्क करते हैं। इंडिया के भी किसी न किसी लेवल पे एम्बेसडर तो नहीं है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान के भी एक लेवल पे, एक ख़ास सतह पे जो है वो शुमाली कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। साउथ कोरिया के साथ भी है, नॉर्थ कोरिया के साथ। तो एक बहुत बड़ी तादाद है दुनिया के मुल्कों की जो तस्लीम करती है, और यूरोप के अंदर भी बहुत से मुल्कों के उनके साथ एक ख़ास लेवल पे डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें स्वीडन भी है, जो फिनलैंड है, ये सारा पूरा EU के ज़्यादा मुल्कों के नहीं है, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन एड और बाकी सारे, इवन ताइवान जो है उसका भी एक लेवल पे उसने अपने आप को रखा हुआ है शुमाली कोरिया के साथ, हालांकि वो देखा जाए तो जनूबी कोरिया की तरफ उसको होना चाहिए। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो ये प्रेस ब्रीफिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि इन्होंने, अमेरिका ने कहा कि हम साउथ कोरिया के साथ करें, नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के साथ कर रहा है, रशिया जो है ईरान के साथ खड़ा है। तो ये अब पूरा एक ग्लोबल लेवल पे आपको एक जंग कह लें, उसके थिएटर्स कह लें, जो भी कह लें, वो सारे ये थिएटर जो है ना इसलिए है कि देखें ये चाइना के साथ जो हुआ ना इंडिया का मामला, तो इंडिया अपनी फौज को पूरे रिस्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी वो थिएटर्स वगैरह मुख्तलिफ बना के पूरे कि आगे जंगें किस तरह से होंगी, तो वो इंडिया भी अपनी फ़ौजों की रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा कि कौन सा थिएटर कहाँ पे होगा, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब ये प्लान आया था तो वो उस पर काम हो रहा है वहाँ पे। तो ये अब चूँकि नए महाज हैं, नई तरह की जंगें हैं, तो जाहिर है कि उस थिएटर्स, नए थिएटर्स बन रहे हैं। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो हुई है वाशिंगटन में चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे, चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे। और वाशिंगटन में चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे गए हैं, एक तो कर्ट कैम्पबेल गए हैं जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं ईस्टर्न एशिया और पैसिफिक रीजन के सारे, और साथ यूरोप के भी डिप्लोमेट्स गए हैं। और चाइना के एम्बेसडर के घर पे मीटिंग हुई है वाशिंगटन में, और उस मीटिंग में अमेरिका ने, ये जो मैंने कहा था गैर मामूली सफारतकारी हुई है, ये गैर मामूली, अमेरिका ने चाइना से कहा है कि आप नॉर्थ कोरिया को रोकें कि वो रशिया के साथ ना जाए। अमेरिका ने चाइना से कहा है कि आप नॉर्थ कोरिया जो आपके ऑर्बिट में या इन्फ्लुएंस में आता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, और आपका साथी है, उसको आप मना करें कि वो, चाइना की मदद हासिल की अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे दबाव डालने के लिए। अच्छा, और इसमें जो है, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात हो रही है वो ये है कि तो खामोशी तोड़ें, यानी अगर मैं एसोसिएटेड प्रेस की वो देखूँ ना 19th, तो US कॉल्स ऑन अ साइलेंट चाइना, यानी खामोश क्यों बैठे हो भाई, उठो जागो, देखो क्या हो रहा है, ये रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो ये क्या है, इसको देखो। अच्छा, तो अच्छा, फिर जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना 20th, उन्होंने सेपरेट अपना एक उनकी स्टेटमेंट आई है लॉयड ऑस्टिन की और उनकी, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स 20th स्लाइड, नॉर्थ कोरियन सोल्जर लाइकली टू एंटर रशियन वॉर ऑन यूक्रेन। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें लॉयड ऑस्टिन ने और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने और सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा है कि अभी तक कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि रशिया जो है नॉर्थ कोरिया को ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी देने में कोई मदद दे रहा है। लेकिन उन्होंने तो टेस्ट कर लिया, अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो बात की बात है सारी। लेकिन ये है कि ये अब एक नया इशू यहाँ पे खड़ा है। चाइना से रिक्वेस्ट की है, चाइना से रिक्वेस्ट करना जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना से उनकी रिक्वेस्ट उन्होंने की है कि आप जो है वो नॉर्थ कोरिया पे दबाव डालें। अच्छा, अब चाइना जो है वो, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन अमेरिकन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें जी, ये यूक्रेन की लड़ाई है और चाइना एक पीस प्लान के साथ, एक पीस प्लान लेके चाइना यूक्रेन के साथ भी चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना के ताल्लुकात रशिया से भी हैं, और चाइना तो पीस प्लान लेकर आया था। और फिर चाइना, यूरोप के अंदर भी चाइना के दोस्त हैं बहुत सारे मुल्क। तो ये जो लड़ाई है ये चाइना का तो नुकसान है इसमें, तो आप इसमें रोकें कि नॉर्थ कोरिया इसमें ना आए, ताकि, और आपकी बात नॉर्थ कोरिया सुनेगा।
अमेरिकन की असेसमेंट ये है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के करीब आने से चाइना डिस्टर्ब है। एक तासुर है कि ये बात बड़ी अजीब गरीब है, ये तो एक ही मुल्क है, एक ही ब्लॉक है, ठीक है ना। और अभी तो जो शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है ब्रिक्स में, वो ब्रिक्स तो जिस तरह फैल रहा है, तो ये जो बात है कि चाइना और रशिया आपस में जो है वो अलग हो जाएंगे और चाइना जो है वो दबाव डालेगा, साइलेंट चाइना। आई डाउट कि चाइना इस मरले पे, हाँ चाइना कोई पीस प्लान लेके ज़रूर आएगा सामने कि जी अब ठीक है। और वो तो रशिया भी चाहता है कि पीस प्लान हो, लेकिन वो रशिया के टर्म्स पे होगा। फिर वो चाइना जो बात करेगा वो ज़ाहिर है यूक्रेन को भी एक फेस सेविंग, लेकिन वो चाइना अगर आता है बीच में, जो अमेरिका ने चाइना से कांटेक्ट किया है कि आप रशिया से कहें, और अब रशिया से भी कहें और नॉर्थ कोरिया से भी कहें कि अपनी फौजें वापस लेके जाएं। और साथ ही ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कमिंग डेज में अगर आ जाते हैं कम्बैट जोन में तो वो टारगेट्स होंगे। ये कहना आसान है, ये करना जो है ये बड़ा मुश्किल है। ये जो बॉडी बैग्स हैं, इस वक्त बॉडी बैग्स अगर कोरिया पहुंचते हैं या वहाँ से यहाँ बॉडी बैग्स अमेरिकन आते हैं मदद के लिए, तो ये एक बहुत खौफनाक इशू होगा कि इस वक्त जो है वो मतलब ये मामला किसी और तरफ चले जाएंगे। अच्छा, वहाँ पर आप अंदाज़ा ही इस बात से जो तलखी है ना अमेरिकन इलेक्शन में, मैं भी आता हूँ दोबारा, ये इसमें न्यूक्लियर वेपन्स और ये अभी जो पिछले 24 घंटों में हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि वहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन है, वहाँ पे एक खातून है लिज चैनी। वो लिज चैनी जो है वो रही हैं, वो हाउस की मेंबर रही हैं पहले, और उन्होंने कैमला हैरिस की वो हमायत कर रही हैं। वो फॉरेन पॉलिसी की कमेटी वगैरह में मेंबर रही हैं और काफ़ी वोकल रही हैं वहाँ पे, और काफ़ी इंटरव्यूज़ और काफ़ी वो। अब उनको, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके 9 बैरल गोलियों से उनको मार देना चाहिए। ये मैं राइटर्स कोट कर रहा हूँ। 26, अब आप मुझे बताएं कि ये किस जगह पे ये इलेक्शंस की मुहिम है, ये क्या है। 26 टर्म सजेस्ट कि लिज चैनी शुड फेस फायरिंग स्क्वाड, उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मार देना चाहिए। यानी ये अजीब व गरीब बात है। और जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो इसको कह रहे हैं कि वॉर हॉक जो लिज चैनी है वो गर्ल्स ट्रेंड ऑन हर फेस, वो उसके चेहरे पे ट्रेनिंग होनी चाहिए बाकायदा फायरिंग स्क्वाड के, वो खड़ा करके ना उसके चेहरे पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ये मुझे बताएं कि ये क्या है। न्यूज़ वीक, ट्रम्प सेज कि वॉर हॉक लिज चैनी शुड हैव गर्ल्स ट्रेंड ऑन हर फेस। अच्छा, ये अब जो है इसके ऊपर खैर लिज चैनी ने भी रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा है कि ये तो थ्रेट है, कैमला हैरिस ने भी कहा ये थ्रेट है, सब कुछ है। वो टकर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये तो वॉर हॉक है और इसको क्या पता कि जंगों का नतीजा क्या होता है, और इसका कहना बड़ा आसान है और ये जिम्मेदार है, इसको तो खुद फायरिंग स्क्वाड के साथ जो ये वॉर क्रिमिनल बड़ा। अब ये इलेक्शन का, इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि वहाँ पे इलेक्शन किस पिच के ऊपर इलेक्शन की कैंपेन हो रही। तो ये, और एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है क्या ट्रम्प मान लेंगे, क्या ट्रम्प इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम कर लेंगे अगर उनके खिलाफ आया। लेकिन फिर ये कि उनका ऑप्शन क्या है, और अगर वो नहीं तस्लीम करते जिस फेज़ में वो जा रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल मार्जिन वो 45-47 वाला चक्कर चल रहा है चक्कर, तो वहाँ पर भी तो ये 45-47 के चक्कर में पता चला 2 बैलेट बॉक्स उधर खुल गए, 2-4 डब्बे इधर खुल गए, इधर हो गए, तो और वो उन्होंने कहा कि ये डब्बे खोलो, ये खोलो, फॉर्म 45-47 उधर खुल गए। तो उसके नतीजे में वही सूरत हाल बनेगी कि वो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानेगा ट्रंप। और ट्रंप ने अब फ़र्ज़ करें अगर इलेक्शन का रिजल्ट, वो पहले भी नहीं माना था, ट्रंप ने तो नहीं माना था, वो तो उसके बाद कैपिटल हिल हुआ था, ये सारा कुछ हुआ था। तो बात ये है कि अगर जो है वो ट्रंप नहीं मानते इलेक्शन के रिजल्ट को, और इतना क्लोज अगर चल रहा हो, इतना क्लोज चल रहा हो कि 48 और 47 और ये सारा, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये अमेरिका उसके लिए भी तैयार हो रहा है सिक्योरिटी, लेकिन फिर अंदर भी तकसीम है, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में तकसीम है, उनके जो बाकी हर जगह पर ही इतना क्लोज मार्जिन तो पूरी कौम तकसीम हो जाती है और हाईली चार्ज है, पोलराइज है। अब दुनिया भी इसके लिए तैयार हो रही है कि भाई ये वहाँ पर इलेक्शन से लेके और इलेक्टोरल कॉलेज की 17 दिसंबर की मीटिंग और उसके बाद फिर
जो इनॉग्रल सेरेमनी होगी, तो उस तक ये कौन से इवेंट्स अगले 1.5-2 महीनों में होते हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी इवेंट्स, हर मुल्क में, हर जगह, पूरे खत्ते में वो काम बहुत अजब अंदाज में जा रहा होगा ना। अच्छा, इसमें जो है अब दूसरी जो बात है, तो अमेरिका ने चाइना से कॉन्टैक्ट किया कि आप नॉर्थ कोरिया से बात करें। नॉर्थ कोरिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग किया हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि आप हुती से बात करें, उसमें भी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था कि आप जो है वो ईरान, वो भी कोई बात नहीं हुई थी। चाइना अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है और बड़े तरीके के साथ चाइना जो है लॉन्ग टर्म उनका जा रहा है कि समझ भी नहीं आता कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो बस खामोश रहते हैं और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के चलता है चाइना, जो बड़ी एक तरह से सूदमंद होती है, कम कैलकुलेटेड बात, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अब उसमें जो है वो ये हुआ है कि जो नॉर्थ कोरिया की जो वजीर खारजा मॉस्को में थी, यानी अमेरिका ने चाइना से बात की है कि आप नॉर्थ कोरिया से कहें कि पीछे हटो, ठीक है, और जंग से दूर रहो, क्योंकि ये तो आपका और रशिया के मामला। जो नॉर्थ कोरिया के वजीर खारजा मॉस्को में है, उन्होंने कहा है कि मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया का साथ रहेगा। उनका जो स्टेटमेंट आया है, ठीक है, ये मैं स्पुतनिक 25 नॉर्थ कोरिया कॉन्फिडेंट, एक तो कॉन्फिडेंट है वो कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर वो कह रही हैं कि ये रशिया की विक्ट्रीज में होगी, ठीक है। दूसरी जो बात है, जो लेवरॉव हैं, सर्जेई लेवरॉव, उनका ये कहना है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 24 टास्क, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी है, ये पूरे यूरेशिया को स्टेबलाइज करेगी। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये रिकॉर्ड हाई पे 23 मॉस्को और प्योंगयांग के जो ताल्लुकात हैं, ये रिकॉर्ड हाई तारीखी। और उन्होंने कहा कि हमारे तारीखी सकाफत, तारीख, पिछले अभी तो नहीं हमारे ताल्लुकात बने, हम तो वो पहली दूसरी जंग अजीम से हम साथ रहे हैं, और तो ये तो अभी बात नहीं है। लेकिन ये है कि लेकिन उसके बाद एक बात उन्होंने और की है, वो बात उन्होंने कहा है कि अमेरिका और साउथ कोरिया जो है, ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ये हमारे मुल्क पे न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, यानी उसकी तैयारी हो रही है। रॉयटर्स 22। मैंने कहा ना कि ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, ग्लोबल चेसबोर्ड इस वक्त, कि आपको बहुत देखना पड़ेगा। 22 रॉयटर्स कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये बड़े अनयूजुअल स्टेटमेंट्स हैं। ये वो नॉर्थ कोरिया है जिन्होंने कल जो है पिछले 24-48 घंटों में अब ये कह रहे हैं कि यूएस एंड साउथ कोरिया प्लॉटिंग अ न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट हर कंट्री। उनकी ये फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है मॉस्को में। मॉस्को में जब उनके मुल्क पे अटैक की बात हो रही है, तो ये उस वक्त हो रही है जब उनकी ट्रूप्स मौजूद हैं, और वो अगर वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे अगर वो आगे आ जाते हैं, यानी कम्बैट जोन में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये मामला न्यूक्लियर, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया है, वो टेस्ट का वजह ये बयान कर रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी मौजूद है वहाँ। मैंने आपको कहा ना, अमेरिकन बेसिस अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बेसिस है। उनकी कमांड अलग से सेपरेट, बिल्कुल उनका एक स्ट्रक्चर है जो कोरियाज के नाम से वो काम करता है, यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस कोरिया। अच्छा, इसमें जो अब बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये अगर आप ये मुआहदा तो नहीं हो रहा, जंगबंदी नहीं हो रही अभी जंगबंदी के इम्कान दूर, अभी तो इतनी शदीद इस वक्त रेजी हो रही है, बैरूत में भी और लेबनान में भी और ये गज़ा में भी, और इजिप्ट कहीं देख रहा है मामलात को बैठ के, कतर, मतलब वो एक उम्मीद थी कि शायद अभी भी कुछ हो सकता है, जंगबंदी के चांसेस हैं, लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि वो ईरान, उनकी जो रिपोर्ट है वो ये है कि ईरान हम पे अटैक करेगा और फिर हम हर जगह को ईरान के, पूरे ईरान में किसी भी जगह पे हम जवाब देंगे, और ये होगा इलेक्शंस के आगे पीछे दाएं बाएं सारे, ये सब वेट कर रहे हैं इलेक्शंस का। अच्छा, ट्रंप आ गए तो क्या होगा, तो कैमिला हैरिस आ गई तो क्या होगा, क्योंकि इस वक्त मैंने आपसे कहा ना ये 45-47 चल रहा है उधर भी, और बिल्कुल अगर सारे पोल्स देखें तो 48 पे, कोई 47, कोई 49, कोई 40, बिल्कुल साथ साथ। अब जो मैंने पहले बात की थी ना, ये तो भूल जाएं कि इस इलेक्शन के रिजल्ट का, उससे पहले के वाकयात का, ऐसे नहीं कि रिजल्ट आने के बाद कुछ एक दुनिया बदल जाएगी। वो एक कॉन्टिन्यूटी में जो हालात जा रहे हैं, उन हालात में कैमिला हैरिस होंगी तो कैसे होगा, ट्रंप आएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी होगी कि वो प्यूटिन से कहेंगे कि भाई प्यूटिन जंगबंद कर दो,
तो पिटरन की बात सुन लेगा, जेलेंस्की उनकी सुन लेगा। ऐसा तो इस तरह से तो नहीं होने जा रहा। वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन के ऊपर भी उनका एक स्टेटमेंट है, उस पर मैं कल और बात करूंगा। वो प्रेसिडेंट ट्रंप पर इलीगल इमिग्रेंट्स और बाकी और ये था। तो इशू ये है कि इसमें अब ये हो गई ये सूरत हाल पेचीदा। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जब इलेक्शन हो रहा होगा ना, इलेक्शन, तो उसके लिए ये इवेंट्स और तेज होंगे, कमी नहीं आएगी, ये इवेंट्स तेज हो जाएंगे। और ये तेज होंगे उस सूरत में भी कैमला हैरिस अगर आती हैं तो कैमला हैरिस की पावर भी सारे को पता है कि वो तो नहीं करवा सकेंगे सारा काम, तो वो तो उसी ट्रंप आ गए तो ये सारे इस बखेड़े को वो ट्रंप कैसे फ़ोन करके उनके फ़ोन कॉल सुनेंगे नॉर्थ कोरिया के, अच्छा तो हम अपनी फौज को वापस बुला रहे हैं, या जो है वो जेलेंस्की कहेगा कि अच्छा हम हथियार फेंक रहे हैं, या ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन कहेंगे अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन तो हमारी बात देंगे और कहेंगे अच्छा ठीक है, जहाँ तक हमारी फौज है वहाँ तक है, और सीफायर पे चले जाते हैं। तो ये मसला जो है ये अगले 3 दिन और 7-8 घंटों के बाद जो अमेरिकन इलेक्शन शुरू होने जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के बाद आइडिया हो जाएगा। तो अब वक्फा लें, फिर तो बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पता तार साहब की जानिब से वज़ीर आज़म साहब के जो बैरून मुल्क के दौरा था उसको कामयाब करार दिया गया है। कहा है कि कतर की जानिब से सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की गई। रजामंदी पहले भी जाहिर है कि उन मुल्कों की तरफ से रजामंदी का इजहार हुआ है, लेकिन इजहार होने में और आने में मेरे ख्याल से बड़ा फ़र्क है। और इस वक्त जो सारी तरजीहात होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए स्टेबिलिटी पे। और वो देखें ना, ये जैसे कल गुफा हुआ है, ये PIA की निचकारी, तो इसको समझने से कासिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कैसे वो मुलतवी हो गई, वो कीमत कम थी, ज़्यादा लगाई गई, तो KP हुकूमत ने कह दिया आज कि हम इसे लेने को तैयार हैं। तो फिर मतलब है कि वो कौमी अलाइन सूबे, मतलब एक अजीब सा एक जो है ना गुफा पे मामला, तो इनसे जो है ना संभल नहीं रहे मामला। तो ये इस वक्त देखें, और अभी अदालतें आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले करती हैं, क्या किस तरह मामला जाते हैं। असल जो बात है वो ये है कि जो ये पूरे, यानी आप देखें ना 7 अक्टूबर से लेके कितनी कोशिश हुई है सफारतकारी के थ्रू ये एक जंग ख़त्म हो जाए या जहरिया ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं ख़त्म हुई, बल्कि नए फ्रंट्स के साथ ये सामने। देखें ना, हुतीज़ को कौन आगे उनसे कौन बात करेगा, वो कितनी बड़ी फोर्स इमर्ज हुई है हुतीज़। नॉर्थ कोरिया का रशिया में आ जाना, और रशिया का स्ट्रेटेजिक पैक्ट हो जाना, और रशिया का फिर ईरान के साथ हो जाना, और फिर ब्रिक्स की आप एक्सपेंशन देखें, और चाइना और इंडिया के दरमियान एक डिसएंगेजमेंट मुकम्मल हुई, यानी 2020 के वो जहाँ पे थे वो वहाँ चले गए, और बल्कि मिठाइयों का भी तबादला हुआ, मतलब जैसे हमारे वाघा पे जैसे होते हैं ना, वो उस तरह से हुआ। और उसके साथ ही तमाम दुनिया में, गुफ्तगू के बीच में तमाम दुनिया, पाकिस्तान समेत जितनी भी हमारी हिंदू बरादरी है, उन सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और ये सबके लिए पूरी दुनिया में ये अमन, शांति, खुशहाली का मैसेज लेकर ये सबके लिए है। और तो ये हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो अब इशू इसमें जो है वो ये है कि ये कहीं अमन नज़र आ रहा है, जो ग्राउंड है वो इतना, इससे ज़्यादा तो कभी टर्मोइल हुआ ही नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स की, यानी नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि अमेरिका और साउथ कोरिया हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का प्लान कर रहे हैं। अब दरमियान में जापान है, और पूरा वहाँ, अच्छा वहाँ ऑलरेडी ट्रूप्स मौजूद हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये जो साउथ कोरिया में ट्रूप्स मौजूद हैं 25,000 या 30,000, लेकिन क्या वो और बॉर्डर्स है ना, वो तो दरमियान में एक DMZ बना हुआ है, जो डिमिलिटराइज जोन जो है। तो ये तो मैंने उस दिन पहले बात की थी, जंग ख़त्म तो नहीं हुई, ये तो जंग जारी है टेक्निकली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। तो इधर अमेरिकन बेसिस हैं, तो उधर अब रशिया, क्योंकि वो पैक्ट हुआ है, तो उन्होंने रशियंस, लेकिन रशिया की जो फ़ौजें हैं वो तो इस वक्त लड़ रही हैं यूक्रेन में। नॉर्थ कोरिया की जो फ़ौजें हैं वो दुनिया की चंद बड़ी फ़ौजों में से एक है। मतलब ये ध्यान में रखें, कोई 8वें 10वें नंबर पे नहीं, वो 4थी 5वीं जो फ़ौजें हैं दुनिया की बड़ी, उनमें से एक नॉर्थ कोरिया की फ़ौज है। उनके वेपन्स देखें ना। अब ये जो सारा उनके साथ मामलात हैं, ये मामलात आगे इस कदर तेज़ी के साथ जा रहे हैं कि उसमें
मतलब ये तो मैं बात बहुत पहले कह चुका हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये सारे उसकी ये इंतशार की नज़र हो गए। ये मेरे ख्याल से मैं 3 महीने से कह रहा हूँ और अब आने वाले दिनों में आपको इसके असरात ज़ाहिर भी हो भी रहे हैं और नज़र भी आएंगे कि खारजा पॉलिसी में कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या, मतलब वो बिल्कुल तित-बित हो गया, क्योंकि इस आपको स्टेबिलिटी पहले लेकर आनी थी। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंस और फिर सोशल अनरेस्ट। बाहर आप जाएं, लोगों में इतनी बेचैनी, क्या होने वाला है पता नहीं। मतलब लोग मुकम्मल तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि जी वो कानून बनाएंगे, उठा लिया जाएगा, पकड़ ले, मतलब ये एक सेट, एक अरेंजमेंट होता है ना जिसकी कोई मतलब कोई, जो मैंने कहा था ना कि ये मुस्लिम नून की हुकूमत तय हो जाए कि मियाँ साहब की हुकूमत है, लेकिन वो मियाँ साहब ओन नहीं कर रहे हैं। मियाँ साहब पहली पीडीएम को भी उन्होंने ओन नहीं किया था, तो वापस भी नहीं, इसको तो वो बिल्कुल ही, वो तो अब ये है कि यही अफरीदी साहब जो हैं उनकी वो 6 जज साहिबान से मुलाकात हुई है, तो उसमें क्या डिस्कस हुआ है, तो वो एक ऐसा है मामला। और फिर अभी खुल के कह रहे हैं कि उनको डील हो रही है, उनकी रिलीफ हो रही है, वो सारे जो हैं वो उनकी ज़मानतें, गिरफ्तार होता है एक, छुटता है, गिरफ्तार हो जाए, इनको ये शक है। शक नहीं, देखें इन्फॉर्मेशन है ना, हुकूमत के लोग हैं तो इतला तो है ना इनके पास कि ये क्या मामला है सारा। तो उसमें फिर वो तहरीक की बात हो रही है दोबारा, और मैं इसमें खारिज इम्कान नहीं करार दे सकता कि अगर खान साहब की अचानक कहीं से बेल हो जाए और अचानक वो रिहा हो जाए, तो वो मतलब है कि इतना पैनिक है सारा सिनेरियो कि अचानक पता चला बेल हो गई और वो लोगों ने कहा कि अच्छा जी ये तो बेल दूसरों के केस बन जाएगा, वो मतलब दूसरा केस नहीं बना। मतलब ये हुकूमत के लोगों से मेरी बात हुई, तो वो हुकूमत इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि ये हो सकता है खान साहब की किसी वक्त बेल हो जाए अगले कुछ हफ्तों या महीनों में। मतलब वो इस बात से डरे हुए हैं। खान साहब की खामोशी भी है उस तरफ से, वो ज़रा बयानात में वो सुलह भी करवा रहे हैं लोगों से। ये भी इनका ख्याल है कि कुछ ऐसा हुआ है पीछे जिसके नतीजे में हमारे साथ मामला जो हैं वो हमारी गड़बड़ घोटाला हो गए। क़यादत सारी पार्टियों की तकरीबन इस अरेंजमेंट में बाहर ही है मुल्क से। तो अब ये कि वो एक बेचैनी सी है। ये बेचैनी को अब वो वक्त जब आपको पूरे एनर्जी के साथ रियासत को खड़ा होना होता है, मुल्क खड़े होते हैं पूरी एनर्जी के साथ, आपने ये पूरे लोगों को जहनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी और माशी तौर पे भी इतना थकाया हुआ है, लोगों को इतना डीमोरलाइज किया हुआ है कि उसमें, और चारों तरफ जंगें, ठीक है, जंगें हैं और लोग परेशान हैं। कहीं पर आप देखें स्मॉग फैली हुई है, कहीं और कोई मामला, कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी की क्राइसिस, तो एक गुफअप किया हुआ है सारा मामला। तो उसको अब ये कैसे ठीक होगा? मैं तो बहुत महीनों से कह रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को ठीक करें। वो एक खुसूसी नसीस मिल गई तो ये इलेक्शन का, तो भाई आप बेसिक इश्यूज़ को तो देखें ना। अब सरमाकारी का कतर ने, भाई वो जब आएंगे तो आएंगी ना चीज़ें, वो तो मुआहदा हो गया तो वो तो आप छोड़ देंगे। जो चाइना के साथ भी बातचीत चल रही है, ज़रदारी साहब के दौर में ये आगे बढ़ी थी, ये शुरू मुशर्रफ साहब के वक्त में हुआ था। और उसमें ज़ाहिर इवेंट्स फिर ऐसे होते हैं कि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके दौर में आया, फिर वो बात ज़ाहिर है 2014 में कौन था आगे का था। लेकिन असल तो पाकिस्तान की बात है ना। मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगी। जो इश्यूज़ है ना आने वाले दिनों में, वो बड़े ट्रिकी हो जाएंगे। और किसी का ख्याल अगर ये है कि ट्रंप और कैमला हैरिस, वो ऑलरेडी जंगों में है, दुनिया ऑलरेडी एक पेस में जा रही है। देखिए ना, वो कहते हैं कि ये ताइवान की हिफाजत हम इसलिए करते हैं कि ताइवान हमें पैसा देता है, बल्कि ताइवान जो है वो हमारा बहुत सारा जो है वो क्योंकि वहाँ पे जाहिर है कि ये चिप्स और ये सारा था, तो ये तो मतलब वो ट्रंप ताइवान के भी बहुत ज़्यादा मतलब फेवर में बयानात नहीं देते, ताइवान भी परेशान है। तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त ये टर्मोइल है। और ये मेरा ख्याल है कि अगले 2, 4, 5 दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, ये बड़े अहम है। और ये एक्सकलेशन बढ़ रही है। सिर्फ एक महाज पे एक्सकलेशन कम हुई है और वो चाइना इंडिया का महाज है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी जितने महाज हैं उन महाजों पे तो कशीदगी बढ़ती जा रही है। और ये इसमें एंड गेम क्या होगा, कहाँ होगा, कौन सुलह सफाई करवाएगा? अक़वाम मुत्तहिदा को ही नहीं मान रहा कोई, तो वो उनकी करारदादों को तस्लीम नहीं कर रहा। उनकी जो दरमियान में फ़ौजें खड़ी थी इसराइल में, वो भी गोलियों की जद में आ रही हैं। तो ये देखते हैं कि बहरहाल एक और एक्सलेशन हुई है पिछले 24 से 48 घंटों में, जिसमें चाइना से अमेरिका ने कांटेक्ट किया और साउथ कोरिया के साथ खड़े होने का ऐलान किया, और नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हमारे ऊपर अटैक होगा और वहाँ पर वो सीज़ फायर मुआहदा अब मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है होना, लेबनान के साथ भी और हमास के साथ भी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे इसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों